हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में। आपको यहाँ पर बच्चों टोटल 11 सवाल इस चैप्टर से देखने के लिए मिले हैं। इट्स अ गुड काउंट क्योंकि आपका 10 शिफ्ट्स हुए हैं जिसमें से 11 सवाल आपको मिले हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन तो लगभग यहाँ पे हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिला ही है। एंड वी एक्सपेक्ट अ वेरी सिमिलर थिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर आप यहाँ पे ओवरऑल अगर टॉपिक लेवल पे अगर ब्रेक अगर करते हैं इसके अंदर, तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही हर बार की तरह ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिले हैं। कुछ सवाल एग्जैक्ट के भी हैं, कुछ सवाल आपके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट के भी देखने के लिए मिले हैं। बट ऑल इन ऑल अगर डिफिकल्टी लेवल को हम यहाँ पे देखते हैं तो पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार सवाल उतने ज़्यादा लेंदी नहीं है जितने पिछले सालों तक देखने के लिए मिले थे। सो अगर आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज तक प्रैक्टिस कर चुके हैं देन यू आर आई गेस ऑलमोस्ट रेडी एज फार एज द प्रिपरेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस इज कंसर्न। लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं पिछले सालों तक के पीवाईक्यूज देन डेफिनेटली उनको ट्राई करना, क्योंकि उससे आपकी जो लर्निंग बिल्ड होगी वो अप्रैल अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है ना? इस बार अगेन एक और चीज नोटिस में आई है कि यूजुअली कनेक्टेड क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछने की कोशिश रहती है, जो फिर से यहाँ पर जो है एक आधा ही सवाल मिला है जिसके अंदर उन्होंने फंक्शन कैलकुलेट करवाया है, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कहीं डिस्कशंस करवाए हैं। लेकिन वैसा यहाँ पे कम बार हुआ है ना? अदरवाइज इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी रहती थी पिछले कुछ सालों में, राइट? सो ऑल इन ऑल यहाँ पे इसका मतलब स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है तो आप इनके थ्रू 4 नंबर डेफिनेटली अपने शिफ्ट्स के थ्रू कमा सकते थे। ऑलराइट, क्वेश्चंस कैसे आए हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं। टॉप क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। नाउ दिस डज नॉट लुक लाइक एन इजी क्वेश्चन, राइट? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा अनरूट वगैरह और काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली सबसे आसान पैटर्न है विच इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। ध्यान से देखो, हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन है जिसके अंदर केवल x से ही x हमें नजर आ रहा है। देन हमारे पास में यहाँ पे cos y dy के साथ में है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो 1 + 2 sin y है इसको मैं dy के नीचे देख सकता हूँ और ये पूरा पूरा x वाला कॉम्पोनेंट में dx के नीचे भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले ही स्टेप में आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग कि हमें यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, राइट? सो आई वॉन्ट टू लीव 16 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। एंड उसके साथ में cos y ऑब्वियसली विल रिमेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अलॉन्ग विद dy। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आपका यहाँ पे आने वाला है बेसिकली 1 + 2 sin y। ऑलराइट, सो ये आ गया है आपके लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो न्यूमरेटर में केवल dx ही बचेगा। वी डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। एंड डिनोमिनेटर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ से आपके पास में अंडर रूट के अंदर 2 टर्म्स आ रहे हैं। अच्छा, इन दोनों टर्म्स के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे सो देयर डेफिनेटली इज समथिंग स्पेशल दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये वाला जो आपका अंडर रूट है काफी कुछ सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक x एक्स्ट्रा है, राइट? सो अगर आप चाहो तो यहाँ से एक अंडर रूट x अलग बाहर निकाल सकते हैं। एंड अंडर रूट x अगर आप बाहर निकालते हैं देन यू आर लेफ्ट विद बेसिकली अंडर रूट के अंदर रूट x + 9 विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है ना? तो ये जो पहला वाला टर्म था उसको मैंने इस तरह से लिखा है। उसके बाद में ये हो गया है आपका 4 के साथ में अगेन अंडर रूट के अंदर कितना 9 + √x। ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं सॉल्व करते समय हमें क्या करना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशंस का यहाँ पर जो है सहारा लेना पड़ेगा, राइट? कुछ रहा तो नहीं, काफी सारे टर्म्स है तो एक बार चेक कर लो, है ना? cos y dy है, 1 + 2 sin y है, 16 हमने इस तरफ छोड़ा हुआ है और ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे चले गए हैं, राइट? सो अब इस स्टेप में अगर मैं इंटीग्रेशन अब आगे प्रोसीड करता हूँ सो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आई गेस वी आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर को ही क्या ले सकता हूँ, t ले सकता हूँ। अगर मैंने पूरे डिनोमिनेटर को t ले लिया तो यहाँ पे 2 cos y dy की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके 16 के 2 टुकड़े कर सकते हैं। 2 जो है वो इसको ही दे दो एंड देन जो आपका 8 है उसको आप बाहर निकाल के रख सकते हैं, राइट? सो अगले स्टेप में जब मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करूंगा तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसको 8 बाहर लिखा हुआ है एंड इसको मैं लॉग के अंदर डिनोमिनेटर, है ना, तो 1 + 2 sin y ऐसा लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात देखता हूँ तो सिमिलर चीज आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे शायद, कि मैं किसी एक ब्रैकेट को अगर t बोलूंगा तो मुझे काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना? क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं स्टेप्स थोड़े से ज्यादा कर दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये वाला जो आपका ब्रैकेट है, ठीक है ना, इसको अगर मैं u पकड़ के चलता हूँ, ठीक है ना, सो लेट अस डू दैट। सो इफ आई टेक 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू लेट अस से u। तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालना चाहूंगा तो पहले तो ये अंडर रूट की वजह से क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट के अंदर जो था वही, मतलब 9 अंडर रूट के अंदर x। लेकिन फिर चेन रूल की वजह से और क्या होगा, 9 + अंडर रूट ऑफ x का भी डिफरेंशिएशन आएगा और 9 + अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x बनेगा एंड दैट अलॉन्ग विद dx शुड बी रिप्लेसिंग du।
है ना, तो डी यू यहाँ पर जो है हमारा इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या मुझे दिखाई दे रहा है क्या? ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं इसको बना जरूर सकता हूं अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो आई कैन मल्टीप्लाई 1 2 विद दिस एंड 1 एक्स्ट्रा 2 विद दिस। मतलब हमने यहाँ पे 4 का झमेला किया है, तो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड है ना कर लेते हैं, मैथमेटिकली चीजें मैनेज हो जाएंगी। सो जैसे ही आप ये काम करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, dx है, नीचे आपका 2 रूट एक्स है, 2 अंडर रूट के अंदर रूट एक्स प्लस 9 है, ये पूरा का पूरा du बनने वाला है और ये u है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस है कि 4 बाहर छोड़ने के बाद में ये लॉग ऑफ कितना बनेगा, 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 9 प्लस रूट एक्स बनेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि यार चीजें आसान हैं। देखो एक ही स्टेप में हमारे यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पे यहाँ पर जो है लॉग हटाने के लिए इसको LNC बोल के थोड़ा कुछ यहाँ पे काम करवा सकते हो, बट इफ यू वांट देन यू कैन लीव इट एज इट इज एज वेल। अगर आप चाहो तो करवा लें क्या, ऐसा करते हैं कि ये जो C है ना, इसको कहीं अंदर ही चिपका देते हैं, ये बोल के कि हमने तो log ऑफ C हमारा कांस्टेंट कंसिडर किया था, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज आर गेटिंग मर्ज्ड टुगेदर। एंड यहाँ से जो 4 का कैंसिलेशन है वो आपको क्या देगा, ये जो आपका 4 का कैंसिलेशन यहाँ पे आपको बेसिकली 2 क्रिएट करके देगा। सो यू कैन बेसिकली टेक दिस एज अ पावर और दोनों साइड से log हटा सकते हैं। सो व्हाट यू गेट इज 1 प्लस 2 साइन y, इसका हो गया है होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 9 प्लस रूट एक्स, और साथ में कोई कांस्टेंट c भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, सो नाउ वी विल हैव टू फाइंड c डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। तो डेटा दिया है कि यार y की वैल्यू ना π/2 आएगी अगर मैं 256 इनपुट डालता हूं तो 256, ओ माय गुडनेस। सो 256 इनपुट देखते हैं, चलो क्या क्रिएट करवा के देगा हमें। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू π/2 डालूंगा, है ना, y की वैल्यू π/2 है तो ये आपका 1 बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आपका यहाँ पे 9 बनने वाला है, ठीक है ना। सो द डेटा दैट आई एम यूजिंग इज बेसिकली द c का कैलकुलेशन वाला डेटा। सो y की वैल्यू π/2 डालने पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है 9, ठीक है। राइट हैंड साइड में अगर हम देखता हूं तो यहाँ पे डालेंगे हम 256 की वजह से आ जाएगा यहाँ पे 16 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 25 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और 4 मिलके हो जाएंगे 9। तो ये 9c बना है, मतलब c का वैल्यू बेसिकली इस क्वेश्चन में 1 के बराबर है। c का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ से बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में आप इसको हटा सकते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि 49 डाल के आपको यहाँ पे अल्फा कितना मिलेगा, है ना। 49 डाल के अगर आपको अल्फा मिल रहा है तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपको बेसिकली अब इसके अंदर इनपुट कुछ ऐसा डालना है कि 49 अल्फा 49 अल्फा डाल के आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। सो लेट अस गेट अहेड विद द कैलकुलेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 प्लस 2 साइन अल्फा मिलेगा, है ना। एक्जैक्टली इसी टर्म की तलाश है हमें, 2 साइन अल्फा, वो यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो 49 डालने से क्या होगा, 49 डालने से यहाँ पे 7 बनेगा, 7 इसके साथ में मिलकर 16 बनेगा, तो ये आपके साथ में 4 बनेगा, 4 and 4 आपके साथ में यहाँ पे 8 क्रिएट कर रहा है, राइट। सी का वैल्यू तो हमारा बना ही चुका है। सो अगर आप यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं तो कितना बनेगा, ये 1 प्लस 2 साइन अल्फा, एंड ये आ जाएगा आपका बेसिकली अंडर रूट लेके 2√2 के बराबर, प्लस माइनस दोनों आने वाले हैं। सो 2 साइन अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2√2 - 1, है ना। एंड माइनस के साथ में अगर आप लिखना चाह रहे हैं सो -√2 - 1, वॉट एवर इज अवेलेबल लेट अस पिक दैट वैल्यू, एंड यहाँ से आपका आंसर आने वाला है ए, है ना। वैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 देख रखा है, सो क्या उसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन करवा सकते हैं ऑप्शंस में, या कोई एलिमिनेशन करा सकते हैं, नहीं भी है तो भी आपके यहाँ पे 2√2 - 1 आंसर तो देखो 2 साइन अल्फा का बन रहा है। सो काफ़ी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मानेंगे सवाल को। वेरिएबल सेपरेट हमें करते आ रहे थे, हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सिंपली इंटीग्रेशन करके सी का वैल्यू फाइंड करके एक कोई डेटा पूछा तो वो हमने डेटा फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए और एक सवाल देखते हैं, व्हाट एल्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इज दिस। अगेन देखने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है सवाल, डरने की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इफ लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल नॉन नेगेटिव फंक्शन सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज व्हाट। अगेन फॉलो अप क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन उतना बड़ा यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन नहीं है कि हमें समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। वंस वी गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि यार हमारा एफ एक्स कैसा बनना चाहिए, राइट। सो एफ एक्स के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ एक्स के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे और क्या करेंगे, आपकी ये जो इक्वेशन है इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको वापस इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 2f(x) बिकॉज ऑफ पावर एंड देन f'(x) बिकॉज ऑफ चेन रूल। राइट हैंड साइड में 25 सेक्रीफाइस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका बेसिकली लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगा, तो मतलब जहां जहां t है उसकी जगह x को चिपकाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हो गया है f(x) का होल स्क्वायर, उसके साथ में यहाँ पे आ गया है f'(x) का होल स्क्वायर, राइट। एंड ये चीज आप बहुत ध्यान से नोटिस करो कि अगर मैं इस एंटिटी को राइट हैंड साइड में पुश करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका a² + b² - 2ab लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर है, और ये चीज आपकी आ रही है इक्वल टू जीरो, तो स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, मतलब सीधी सीधी बात है कि आपका जो अंदर वाला क्वांटिटी है वही जीरो के बराबर होना चाहिए, और ये अगर आपका जीरो के बराबर है मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका एफ एक्स और एफ डैश एक्स बराबर है, ठीक है ना। तो काफी स्पेशल टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे ये इक्वलिटी हमें देखने के लिए मिलती है, राइट। बट इफ यू आर नॉट डायरेक्टली थिंकिंग ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है ना, या सिमिलर फंक्शन है ना, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन करा लो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्स के प्लेस में वाई, राइट, ये कन्वर्जन मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छा लगता होगा, जहाँ पे हम एफ एक्स के प्लेस में वाई इमेजिन करते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव्स है ना, एफ डैश एक्स लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, तो इससे क्या है आप यहाँ पे इसको ट्रांजिशन करवा के वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये अगर कैटेगरी देखी जाए तो स्टार्ट भले यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल का बहुत सिंपल सा यहाँ पर अरेंजमेंट क्रिएट हो जाता है, राइट। सो व्हाट वी गेट अल्टीमेटली इज x प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू ln ऑफ y। तो आपके उसमें यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज टू x प्लस c आ जाएगा, जिसको हम सेपरेट आउट करके बेसिकली सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ e रेज टू x ऐसा बोल सकते हैं, राइट। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट। तो करते हैं, चलो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या डेटा मेरे पास में अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है ना, जब भी आपके इसमें इस तरह का कोई इक्वेशन गिवन होता है इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में और आपको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आगे प्रोसीड करने के लिए बोला जाता है, यूजुअली डेटा देते नहीं, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसके अंदर करना क्या होता है। इसके अंदर हमें यहाँ पे खुद से एक एक्स का अच्छा इनपुट सोचना होता है, और वो अच्छा इनपुट हमेशा वही होता है जहाँ पे आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बन जाए, क्योंकि अगर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बनती है तो आपकी इंटीग्रेशन का आंसर जीरो के बराबर आता है, ये हम जानते हैं, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे कोई एक स्टैटिक पॉइंट इनिशियल डेटा जो अभी मुझे नहीं दिख रहा है वो अगर कैलकुलेट करना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल पिक दिस इक्वेशन एंड आई विल यूज x इक्वल टू जीरो ओवर हियर। तो x इक्वल टू जीरो यूज करने से क्या होगा, आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ जीरो को होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपके इसमें 25 है, एंड जो आगे वाला इंटीग्रल है वो डेफिनेटली आपका जीरो बनने वाला है, राइट। स्क्वायर रूट लेके आपके इसमें दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ये क्योंकि नॉन नेगेटिव फंक्शन है इस रीजन से आपके पास में जो f ऑफ जीरो का डेटा है वो क्लियरली 5 के बराबर है, ऐसा हम गारंटी दे पा रहे हैं। f ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5। सो f ऑफ जीरो अगर आपका 5 के बराबर है तो इसको अगर मैं यहां इस्तेमाल करता हूं, ठीक है ना, एट दिस प्लेस, सो आपका जो लैम्डा है वो भी निकल कर आ जाएगा कि 5 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेज टू जीरो, सो लैम्डा हैज टू बी इक्वल टू 5। सो नाउ दैट हैज कंफर्म्ड कि हमारा फंक्शन एग्जैक्टली क्या बन रहा है। The final function that we can get from here is basically y is equal to phi e raised to x. So phi raised to x अगर आपका यहाँ पे फंक्शन आ गया है तो अब यहाँ पे आपको डिकोड करना है कि यार ये आगे हमसे क्या करवा रहा है। ये फंक्शन के अंदर log of 1 डलवा रहा है, ये फंक्शन के अंदर log of 2 डलवा रहा है, ये फंक्शन के अंदर log of 625 डलवा रहा है। तो इन जनरल ये फंक्शन के अंदर कुछ log of समथिंग डलवा रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे जो इनपुट है वो कैसा नजर आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे जो भी इनपुट है वो log ऑफ समथिंग होना चाहिए, log ऑफ समथिंग है। ये अल्फा ई बेसिकली हम चेंज करते जाएंगे, अल्फा की वैल्यू हम कभी तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं, कभी 2 ले सकते हैं, कभी 625 ले सकते हैं, तो ये आपकी चेंज होती जाएगी। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका y का वैल्यू है वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे छोटे से में करके देख लिया है कि ये सिंप्लीफाई करके आपका क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा आई ही हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर जो हमारे आउटपुट्स हैं मतलब वाई आई, उनका एडिशन करना है, मतलब 5 अल्फा आई का एडिशन करना है, और फिर उनको नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब 625 से ही डिवाइड करना है, राइट। सो यही आपका एवरेज निकलेगा। जो आपका यहाँ पे मीन का कैलकुलेशन है वो देखो कितना इजी हो गया है अभी, कि मैं सबको अगर ऐड करूंगा तो 5 कॉमन निकाल के मेरे जो अल्फा के वैल्यूज है 1 2 3 अप टू 625, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली हमारे सम के फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। और नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको 625 से ही डिवाइड करना है क्योंकि मीन का आंसर बताना है, राइट। सो बस यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट करो, ये हो जाएगा आपका 5 के साथ में कितना 625 इंटू 626, एंड नीचे आ जाएगा आपका 625 पहले से था एंड एक 2 आएगा फॉर्मूले वाला, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन बेसिक लेवल पे होगा एंड आपका आंसर यहाँ से निकलेगा। 625 कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल करके आपको 313 मिल रहा है। 313 का मल्टीप्लिकेशन मतलब कितना हो जाएगा, आपका 300 के साथ में 1500 तो बनने वाला है, एंड देन 1500 के ऊपर आपका 65 और आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1565 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है।
अगेन सवाल का स्ट्रक्चर भले यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी है ये सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल का ही आइडिया, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली जो स्टेप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो स्टेप नोटिस कर पा रहे हैं वो तो काफी ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस इज दिस। ये वाला सवाल अगर आप ध्यान से देखें तो ये सवाल एक्चुअली बहुत इजी है, 2 स्टेप के अंदर इसका आंसर निकल सकता है, सॉल्यूशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आ सकता है, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको दिखना चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मतलब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी उस पर्टिकुलर टॉपिक की कम है। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लिटरली है ना, इट इज जस्ट अबाउट ओपनिंग द ब्रैकेट्स। अगर आप ब्रैकेट सही से ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो x⁴ dy के साथ में 4x³ y dx एंड वी फर्दर हैव 2 sin x एंड dx इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों हैं ये एक्चुअली किसी एक चीज का ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है? ये x⁴ इंटू y का डिफरेंशियल है। जब आप प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल एग्जैक्टली गेट दोस 2 टर्म्स जो ऊपर लिखी हुई हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल के क्वेश्चंस में यही बेसिकली कोशिश करनी होती है कि बड़े एक्सप्रेशन को हम कंप्रेस करके छोटा बना पाए, राइट। एंड ऐसा करने से अब बेनिफिट क्या हुआ है कि आई कैन जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है ना, आई कैन जस्ट प्लेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्योंकि ये अलग से इंटीग्रेट होने के लिए ओके है, ये अलग से इंटीग्रेट होने के लिए फिर से ओके है, राइट। सो बनेगा कि आपका यहाँ पे x⁴ इंटू वाई एंड उसके साथ में यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 cos x, सॉरी 2 तो बाहर है एंड -cos x एंड राइट हैंड साइड में आप c कांस्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई डेटा दिया है क्या? π/2 डाल के 0 आता है, ठीक है ना, मतलब π/2, 0 इज व्हाट वी वांट टू चेक आफ्टर इनपुट। सो अगर मैं यहाँ पे x के लिए π/2 डालता हूँ, यहाँ पे 0 डालता हूँ तो ये तो 0 बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं π/2 डालता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू इन शॉर्ट आपका 0 निकल रहा है। c का वैल्यू अगर आपका 0 निकला है तो यू कैन बेसिकली पुश दिस ऑन द अदर साइड एंड एक सिंपल सा इक्वेशन आपके पास में यहाँ पे रेडी हो गया है इसका मतलब, ठीक है ना। क्या है वो? द इक्वेशन इज कि आपका x⁴ इंटू वाई इज नथिंग बट 2 के साथ में cos x, राइट। यही आपका सॉल्यूशन आ गया है। और ये अगर आपका सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कि π⁴ इंटू वाई π/3 कितना है, राइट। मतलब मुझे x की जगह डालना है π/3 एंड y कितना है ये मुझे निकाल के बताना है, ठीक है ना, जिसके साथ में मुझे फर्दर π/4 भी मल्टीप्लीकेशन में दिखना चाहिए, राइट। सो इस इक्वेशन में अगर मैं डेटा इनपुट में डालता हूं तो कितना आ जाएगा π⁴ अपॉन 3⁴, उसके साथ में y कितना है मुझे बताना है। राइट हैंड साइड में π/3 डालने पे आपको मिल जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कैंसिल, 3⁴ जाएगा उस तरफ। सो π⁴ इंटू वाई हो जाएगा आपका 81 के बराबर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सो ये इजीली सॉल्व इसलिए हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिखाई दिया है ना। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अगर करनी है तो डेफिनेटली करो। आपके इसके पहले भी है ना PYQs में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट का इस्तेमाल है, ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, लेट द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज y इक्वल टू yx, देन y3 का वैल्यू कितना होना चाहिए। अगेन ये एग्जैक्ट का पैटर्न है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपका एक बार फिर से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट वी हैव टू सी इन दिस केस कि x dy माइनस y dx अपॉन x², ये d ऑफ y/x होता है ना, जैसे कि हम यहाँ पे क्लासेस में हमेशा पढ़ते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। क्या करना है हमें यहाँ पे, x dy माइनस y dx के नीचे x² आ जाएगा तो वी वुड बी वेरी हैप्पी, तो हमें दोनों साइड x² से डिवाइड करना है। अब राइट हैंड साइड में x² से डिवाइड करते समय हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है सोच समझ के डिवीजन कर सकते हैं। हमें बोल सकते हैं कि देखो dx और ये अंडरूट वाला टर्म है ना, दोनों को एक एक x दे देते हैं, और क्योंकि अंडरूट के अंदर अभी एक सिंगल x जाएगा तो x² बन के जाएगा, राइट। सो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम यहाँ पे इसको किस चीज का कहते हैं, ये एग्जैक्टली d ऑफ y/x का ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। क्वेश्चन रूल अप्लाई करके देखो यही आपका बनता है। और राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे जब x² को स्प्लिट करोगे तो आप इसको y/x का स्क्वायर बोल सकते हो, राइट। सो कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो अंडरूट है ये इसके नीचे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे y/x को थोड़ी देर के लिए t इमेजिन करते हो तो ये अंडरूट के अंदर 1 + t² है, राइट। सो दैट इज वाई इसको ले आओ नीचे, राइट। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसकी जगह t भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और ये dx अपॉन x है। सो दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, अभी इंटीग्रेट इजीली करवा सकते हैं, राइट। सो ये है आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के स्टैंडर्ड तरीके, वही आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस ट्राई एंड सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे सोच रहे हैं 1 अपॉन अंडरूट के अंदर 1 + x² का फॉर्मूला। 1 अपॉन अंडरूट के अंदर 1 + x² मत बोलो, अगर x में कंफ्यूजन हो रहा है तो अंडरूट के अंदर 1 + t² बोलो।
सो 1/√, के अंदर 1 + t² कितना होता है, log ऑफ t + √, के अंदर 1 + t²। अगेन अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रिवीजन अगर काफी टाइम से नहीं हुआ है इसलिए फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो रिवीजन करो, ठीक है। सो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, log के अंदर t + √, के अंदर 1 + t²। यही लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है, एक ही स्टेप है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमें याद है। और राइट हैंड साइड में आप क्या लिख सकते हैं, इसको ln cx बोल सकते हो, राइट। सो आपको यहाँ पे जो है log हटाते आ जाएगा दोनों साइड से, एंड इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे इसको y + √, के अंदर x² + y² अपॉन x ऐसा सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। राइट हैंड साइड में आपको cx मिल रहा है, सो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई x ऑन द अदर साइड एंड सम सिंपलर एक्सप्रेशन यू कैन गेट। सो हो जाएगा y + √, के अंदर x² + y², और ये हो जाएगा आपका cx²। तो c फाइंड करने के लिए कोई डेटा है क्या मेरे पास में, ओके यस। सो 1 डाल के 0 आता है, ये डेटा हमने यहाँ पर नोटिस किया कि अवेलेबल है, यूज करते हैं फिर इसको। सो 1 डाल के 0 आता है, 1 डालने से 0 आता है, डालते हैं इसके अंदर। सो यहाँ 0 डलेगा, यहाँ पे आपका 1 डलेगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका 1 डलेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये बेसिकली c का वैल्यू 1 निकाल के दे रहा है आपको, इसका मतलब, ठीक है ना। देखना जरा ध्यान से, c का वैल्यू 1 होगा तभी 1 = 1 आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। तो c का वैल्यू 1 आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब यही वाली इक्वेशन सोचो, लेकिन c का वैल्यू 1 के साथ में सोचो, राइट। ये वाली इक्वेशन सोचो, ये वाली इक्वेशन हाईलाइट कर लो, दिस इज अवर मेन आंसर। बट नाउ c का वैल्यू इज 1, ये भी हमें पता चल गया है, ओके। यहाँ पे डाल सकते हो c का वैल्यू। सो वंस दिस इज सेट, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि y3 निकालना है, ओके। y3 निकालना है तो कोई खास मुश्किल काम नहीं होना चाहिए ना। y3 निकालने के लिए x की वैल्यू को 3 डालना है, राइट। सो x की वैल्यू को अगर मैं 3 डालता हूं, x की वैल्यू को अगर मैं 3 डालता हूं, तो यहां पे y बचेगा, यहां पे √, के अंदर 9 + y² आया है, एंड राइट हैंड साइड में 9 बन चुका है। तो आपको यहाँ पे y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे y के लिए आप सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिकली आपको काफी नॉलेज है। y को उस तरफ भेजो, दोनों साइड स्क्वायर करो, एक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन चेकिंग कर लो, क्योंकि वो ज्यादा आसान रहेगा। सिंपल से आपके यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप इसके अंदर 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 डालोगे तो यहाँ पर आपका 16 बनेगा, 16 + 9 आपका 5 बनेगा। 5 जो है 4 के साथ में मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। ऐसा आप डायरेक्टली ऑप्शन चेकिंग से भी निकाल सकते हो, है ना। वॉट एवर यू प्रीफर करो यहाँ पे। वैसे तो ऑप्शन चेकिंग ज्यादा आसान है, वो आप यहाँ पे करके फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपकी जो सॉल्यूशन के लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट आई वांटेड टू से इनिशियली कि लास्ट ईयर तक आपको थोड़ा यहाँ पे लेंथी सवाल देखने के लिए मिला था। लास्ट ईयर भी थोड़े लेंथी सवाल देखने के लिए मिल रहे थे। इस बार उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से अप्लाई करते आ रही है, यू विल फाइंड योर आंसर प्रीटी क्विकली, राइट। एंड नाउ आई गेस वी हैव क्वेश्चंस जहाँ पे हमारा लीनियर डिफरेंशियल हमें दिखना स्टार्ट हो रहा है। सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ विल इन्वॉल्व लीनियर डिफरेंशियल। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, मतलब है ना। लीनियर डिफरेंशियल के ऊपर ही आपका मेजर प्रैक्टिस का फोकस भी होना चाहिए। सवाल देखो क्या है, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। यहाँ पे dy/dx के साथ में जो आपकी इक्वेशन बन रही है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप कॉस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है ना। कॉस से अगर मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दूँ मेरी इक्वेशन में, ठीक है, सो व्हाट एम आई गेटिंग, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में dy/dx, उसके साथ में मुझे मिल रहा है -2 cos x इंटू वाई एंड 2 + 3 sin x इंटू cos x, ठीक है। जैसे हम इस पॉइंट पे आते हैं जहां पे हमारी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है, क्या रहता है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट थॉट। लीनियर डिफरेंशियल के केस में लीनियर डिफरेंशियल बन गई, राइट, कि हम y के कोएफिशिएंट की मदद से अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करवाते हैं। सो लेट अस गेट टू दैट स्टेप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना निकल रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो e⁻⁻² cos x होगा, माइनस को भूलना नहीं है, ठीक है ना। एंड इस वजह से अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा e⁻² sin x। सो दिस बिकम्स अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट जनरेट कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है ना। सो मेरे पास में यहां पे क्या बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां पे जो भी वेरिएबल लिखा है वो हमारा मेन वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज y इंटू e⁻² sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ बचा हुआ है दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो 2 + 3 sin x, उसके साथ में cos x पहले से था मल्टीप्लीकेशन में, और अब उसके साथ में यहाँ पे e⁻² sin x भी
आ गया है। ये इंटीग्रेट करके अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। सो द चैलेंजिंग पार्ट नाउ इज टू रियलाइज कि क्या सब्स्टिट्यूशन यहां पर हम यूज कर सकते हैं। दैट इज द ओनली चैलेंज। सो व्हाट सब्स्टिट्यूशन कैन वर्क ओवर हियर, इसको नहीं, ऐसा करते हैं यहां से सब्स्टिट्यूशन पकड़ते हैं, ये ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट मी टेक समथिंग लाइक दिस, लेट -2 sin x बिकम्स इक्वल टू t। मतलब आपके यहाँ पे -2 cos x dx, ये तो dt बनेगा ही, मतलब हमें यहाँ पे cos x और dx का कॉम्बो तो यहाँ पे अच्छी तरीके से यूज करते आ जाएगा, राइट। लेकिन रिप्लेसमेंट मुझे और किस चीज का करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे साइन का रिप्लेसमेंट सही तरीके से नीचे से उठा के करना होगा, राइट। सो लेट अस बी केयरफुल एंड लेट अस डू द नेक्स्ट स्टेप, y इंटू ई रेस टू -2 sin x, उसके साथ में राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होने वाला है, 2 + 3 टाइम्स ऑफ sin x। sin x कितना बन रहा है आपका यहाँ पे -t/2, ये sin x का रिप्लेसमेंट है। सो ये वाला ब्रैकेट आपका कंप्लीट हो गया। ई रेस टू हम यहाँ पे बनाए ही हैं t, तो वी आर हैप्पी विद दैट। एंड x cos x dx के प्लेस में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, dt अपॉन -2 लिखना होगा, राइट। सो ये आपका फिर से काफी सिंपल सा एक बाय पार्ट्स का सिचुएशन रेडी हो गया है, लीनियर इंटू ई रेस टू टी है, तो ये एक स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा अगली, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज y इंटू ई रेस टू -2 sin x is what we have. Along with that, I can take out -12 outside. And अंदर अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो इंटीग्रेशन में और एक काम कर सकते हैं क्या, और एक काम कर सकते हैं शायद यहाँ पे कि ये माइनस को नीचे रहने देते हैं, है ना। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बाहर -2 आया ना, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। ये -2 नीचे रहने देते हैं, राइट। और -2 के साथ में एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3t, मतलब ये 3t - 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आपका -2 है, उस -2 को भी अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये माइनस माइनस पहली बार तो प्लस कर देगा और ये आपका 1/4 बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वेयर आई वांट टू गो। यहाँ पे मेरा 1/4 बाहर आ गया है एंड ई रेस टू टी इसके साथ में अलग से बचा हुआ है, राइट। जैसे भी आप कैलकुलेशन प्रीफर करें वैसे तो कर सकते हैं, है ना, बट ये मुझे ठीक लगा। सो y इंटू ई रेस टू -2 sin x, राइट हैंड साइड में आपका 1/4 है एंड यहाँ पे आइडिया क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, first function into integration of second function minus integration of differentiation of first which is 3 into integration of second which is e raised to t. So y e raised to 2 sin x, उसके साथ में आपके यहाँ पे 1/4 है, 3t - 4 के साथ में e raised to t and along with that we also have -3 e raised to t. e raised to t कॉमन निकाल सकते हैं एंड e raised to t को हम रिप्लेस भी कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में x चल रहा है, राइट हैंड साइड में t चल रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा वैसे। इफ यू वांट यू कैन बेसिकली हॉल्ट योर LHS का फ्लो फॉर समथिंग, LHS को हम यहाँ पे वापस पिक कर लेंगे अगली स्टेप में, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x और राइट हैंड साइड में t अच्छा नहीं लगता। फॉर दैट रीजन अलो, है ना, वी कैन डू दिस कि यार चलो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अपना फाइनल आंसर x के रिस्पेक्ट में वापस कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, कितना -4 क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये t लिखा है, राइट, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे अब देखता हूँ तो e रेस टू t पहली बार तो मेरा बाहर आने वाला है एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, e रेस टू t मतलब -2 sin x एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मैं अपने इस ब्रैकेट को नोटिस करता हूं अलॉन्ग विद -3 तो ये कितना हो जाएगा, 3 e रेस टू -2 sin x एंड देन -7 एंड प्लस, राइट। इसके इक्वेट में अभी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर श्योर हमारा e रेस टू वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको वापस लेके आ सकते हैं, y इंटू ई रेस टू -2 sin x, राइट। हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे e रेस टू 2 sin x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लो, एक सिंपलर एक्सप्रेशन आएगा, उसकी मदद से आप यहाँ पे c फाइंड करने की कोशिश करना, ओके। सो y इक्वल टू हाउ मच इट बिकम्स, अगर मैं e रेस टू 2 sin x मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन में, सो 1/4 ऑफ यहाँ पे 3 e रेस टू -2 sin x इज वन ऑफ द टर्म्स, -7 आ रहा है उसके साथ में, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा एंड c के साथ में आपको e रेस टू 2 sin x अब मिल रहा है। दिस आई गेस कैन बी कंसिडर्ड एज द फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आवर सॉल्यूशन। एंड हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ तो दिया होगा यार, यहाँ पे 0 डाल के -7/4 आना चाहिए, 0 डाल के -7/4 करते हैं, चलो क्रिएट। जैसे भी लीनियर डिफरेंशियल का डिस्कशन हमारा स्टार्ट हो तो इसके अंदर दिख रहा है कि हाँ थोड़े स्टेप्स हमें करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाले किसी क्वेश्चन में ऐसी फीलिंग तो नहीं आई थी, यहाँ पे तब भी हमें ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पे करके आंसर फाइनली मिल रहा है। तो 0 डालने से, 0 अगर मैं डालता हूं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में -7/4 क्रिएटेड होना चाहिए। यहाँ पे -7/4 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4 के साथ में
3 माइनस 7, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर 0 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा डायरेक्टली सी। तो यहाँ से आप -7/4 दोनों साइड से कैंसिल करके सी की वैल्यू -3/4 आई गेस देख पा रहे होंगे। वंस सी का वैल्यू इज लॉक डाउन, है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब π/6 पे आंसर क्या होना चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस टारगेट दैट। ऑल राइट, x इक्वल टू π/6 पे क्या हो रहा है। सो x इक्वल टू π/6 अगर मैं इनपुट डालता हूं तो देखते चल रहे हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, y की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे 1/4 पहले से लिखा हुआ है। यहाँ अगर मैं देखता हूं तो 3 के साथ में मेरे पास में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट, -1। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो -7 है। एंड अगला स्टेप अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो -3/4 के साथ में मेरे पास में कितना आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन था क्या, ओह यहाँ पे माइनस साइन था, राइट, नहीं यहाँ पे प्लस साइन था, ओके यहाँ पे प्लस साइन था। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कितना आया है मेरे पास में 1 निकल कर आया है, ठीक है। ऑलराइट, सो कहीं हमारा यहाँ पे ऊंच नीच हुआ है क्या डिस्कशन में, वी विल हैव टू चेक दैट। कितना है हमारे पास में यहाँ पे, सो वी हैव रिप्लेस्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टी, एंड टी के साथ में यहाँ पर मैंने रिप्लेसमेंट किया, ओ ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे टी का रिप्लेसमेंट एक्चुअली सही नहीं किया है, e⁻t। आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को काफी पहले से दिख गया होगा, बट मुझे अब यहाँ पे नजर आया है कि मैंने टी का रिप्लेसमेंट किया है, जिसको मैंने e⁻ समथिंग के फॉर्मेट में रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअली e⁻ समथिंग क्यों आया है, क्योंकि ई तो पहले से था, टी हमने यहाँ पे बेसिकली बाद में डाला है। सो ये वाला जो आपका कॉम्पोनेंट है एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, सो सॉरी, लेट मी जस्ट क्विकली इंप्रूव ऑन दिस, है ना, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा और बेटर करते हैं सो दैट आपका यहाँ पे जो सी का कैलकुलेशन वो भी ठीक आएगा, राइट। ओके, लेट मी जस्ट डू दिस क्विकली। आप लोगों का अगर आंसर आ गया है तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक मैं भी यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ। सो व्हाट वी हैव राइट नाउ इज कि यार यहाँ पे ये ना रिप्लेसमेंट 3t-4 के साथ में होना चाहिए था, सो ये 3t-7 बनना चाहिए था, ठीक है ना। सो 3t-7 अगर मैं यहाँ पे 3t करता हूँ तो कितना है, -6 sin x, -6 sin x -7, ठीक है ना। आई गेस दिस लुक्स बेटर देन व्हाट वी हैड अर्लियर। एंड नाउ लेट मी अगेन डू द कैलकुलेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ c। c की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में क्या है, 0, -7/4 इज व्हाट वी हैव, राइट। तो 0, -7/4 अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में डेटा क्या बनेगा, यहाँ पे -7/4 लेफ्ट हैंड साइड में, 0 अगर मैंने यहाँ पे इनपुट में डाला है तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ओह, ये तो काफी अच्छा डेटा बन गया, क्योंकि 0 के -7/4 ही बन रहा है, तो यहाँ से c का वैल्यू एक्चुअली आपका कितना आ जाएगा, c का वैल्यू आपका 0 ही आ जाएगा। हाँ, दिस फील्स मच बेटर। एंड c का वैल्यू अगर आपका 0 आ गया है देन वी हैव ओनली दीज कॉम्बिनेशंस रिमेनिंग, ये कॉम्बिनेशंस ही हमारे बस यहाँ पर बचे हैं, राइट। सो लेट अस नाउ पुट इन x इक्वल टू π/6। सो π/6 अगर मैं इनपुट में डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/4 के साथ में π/6 डाल के यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, उसके साथ में आ जाएगा -7, एंड ये हो जाएगा -10/4 विच इज बेसिकली -5/8। मच बेटर, है ना। पहले की कैलकुलेशन भी थोड़ी सी यहाँ पर खराब हो रही थी, है ना, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक को सही किया, सो हमारा डेटा भी यहाँ पे ठीक ठाक बन गया है, एंड हमारा आंसर भी एक्चुअली -5/2 आ गया है, राइट। क्वेश्चन क्या है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में हर बार की तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, अपना सॉल्यूशन वाला स्टेप लिखना है। राइट हैंड साइड में अब जो बना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में फर्दर कितना समय स्पेंड करना होगा, राइट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारे पास में क्वेश्चन था उसके अंदर सिंपल सा एक बाय पार्ट्स का सिनेरियो डेवलप हो रहा था, ठीक है ना। ये अगर हमने यहाँ पे काम सही कर लिया होता तो शायद हमें यहाँ पे 2-3 मिनट हमारे बचाते डेफिनेटली आ जाते। चलो कोई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान तो देखो टीचर्स भी हैं, टीचर से भी हो जाती है कभी कभी गलती, एंड कभी कभी नहीं बहुत बार हो जाती है, राइट। लेकिन क्या है कि एग्जाम में नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अगर गलती होगी तो उस केस में नंबर कटते हैं, कम से कम टीचर के यहाँ पे नंबर नहीं कटने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादा ध्यानपूर्वक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे अब की बार। सो y इक्वल टू y(x) विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज दिस, देन वैल्यू ऑफ y1 कितना होना चाहिए। अगेन लुक्स लाइक द वेरी रेगुलर क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। dx को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, सो हमारी जो इक्वेशन दिखाई देगी दैट वुड बी 1 + x², उसके साथ में कितना आएगा dy/dx आएगा, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव y माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, tan इनवर्स को उस तरफ भेजते हैं एंड देन 1 + x² से डिवाइड करते हैं। सो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन रेडी हो गया, dy/dx है 1/1 + x² है,
किसके साथ में, y के साथ में, एंड राइट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ x के साथ में नीचे आपका 1 + x² फर्दर दिखाई दे रहा है। सो इस पॉइंट पे आके हम क्या करते हैं, एज यूजुअल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², है ना, यहाँ से उठेगा बेसिकली आपका फंक्शन। एंड इसको सॉल्व करने पे आप क्या देख पा रहे हैं, e की पावर में आपको tan इनवर्स ऑफ x ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली मिला है। सो वंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज डिसाइडेड कि क्या होना चाहिए, तो हम अगले स्टेप में अपना डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, इस बार आपका यहां पर बन रहा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, ऐसा आएगा। एंड अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो इंटीग्रेशन में आपके पास में क्या है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 + x², ये तो था ही पहले से, उसके साथ में अभी e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x फर्दर आपको मिल रहा है, राइट, डन है। सो यहाँ पे आपका फिर से सब्स्टिट्यूशन करके आपको राइट हैंड साइड को पहले अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। अगेन अ वेरी सिमिलर इंटीग्रल जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी जस्ट सॉल्व। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x को अगर मैं t बोलता हूँ तो 1/1 + x² dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। तो ये क्वांटिटी dx के साथ में मिलकर dt होने वाली है, और बाकी tan इनवर्स दो जगह नजर आ रहा है, तो आप इसी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, अपने इंटीग्रेशन को t में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये t e रेज टू t बनेगा, है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये शायद बच्चों को याद भी होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सो दिस बेसिकली बिकम्स व्हाट, e रेज टू t इंटू t - 1। सो t का वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करवा लो, एंड t का वैल्यू है कितना, tan इनवर्स ऑफ x के बराबर है। सो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या बन रहा है यहाँ पे, y इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, उसके साथ में राइट हैंड साइड में आ रहा है आपके पास में e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, एंड tan इनवर्स ऑफ x - 1 इज व्हाट वी आर गेटिंग, एंड प्लस c, ये हम बेसिकली अपना इस तरह से फाइनल आंसर इसका बता सकते हैं। काफी सिमिलर आपके यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, 0,1 इसके अंदर आपको इनपुट में डालना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके इसमें y इंटू ई रेज टू 0 आ रहा है, विच इज इक्वल टू, है ना, 1। अगेन y की वैल्यू भी 1 डाल देते हैं, ओके। लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 हो चुका है, राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज बेसिकली e रेज टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे आपके उसमें आ जाएगा 0 - 1 प्लस c, ऐसा कुछ आपका क्वांटिटी बन रहा है ना, 0 डाल के। तो ये बेसिकली -1 इस तरफ आके 1 के साथ में मिलके c का वैल्यू मतलब आपका 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो c का वैल्यू अगर 2 हो गया है, वी आर वेरी गुड टू गो, है ना। हम यहाँ पे अब जो है फाइनल डेटा जो आइडेंटिफाई करना है उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेटा जो आइडेंटिफाई करना है दैट इज y1, मतलब x = 1 डाल के क्या होगा, x = 1 डाल के क्या हो रहा है तो यहाँ पे बनेगा आपका y इंटू ई रेज टू द पावर π/4, कंफर्म, ऐसा बनेगा। यहाँ पे e रेज टू π/4 फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाहर के टर्म के साथ में, राइट। एंड देन अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये π/4 - 1 आपको मिलेगा, एंड c का वैल्यू आपने 2 आइडेंटिफाई कर लिया है। सो एट दिस पॉइंट y निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे e रेज टू π/4 से डिवाइड कर देंगे। सो π/4 - 1 प्लस 2 अपॉन e रेज टू π/4, ऐसा आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। ढूंढ लो यहाँ पर कहाँ है ये, अगर आप देखोगे तो 2 अपॉन e रेज टू π/4, उसके बाद में प्लस π/4 - 1, है ना। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे सारी चीजें एकदम करेक्टली मैच हो रही हैं, डन। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस इज दिस। यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला सवाल थोड़ा बेटर है ना, क्योंकि इस सवाल के अंदर थोड़ा सा हमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, लेकिन इनिशियल स्टेप में नहीं कर रहे थे। इनिशियल स्टेप में आपका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली रेडी हो जा रहा था, यहां आके सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ रहा था, जो आपके यहाँ पे लास्ट स्टेप कैलकुलेशन का बचता है, बस उसी पॉइंट पे, राइट। लेकिन इस सवाल में, है ना, बेहतरी क्या है, क्या बेटर किया है इस सवाल के अंदर इन्होंने, कि आपको पहली बात तो यहाँ पे नोटिस करना है कि यार ये dy/dx पैटर्न का सवाल तो है, लेकिन राइट हैंड साइड में फिर y नहीं होना चाहिए, तो मैं cos² से डिवाइड करना चाहता हूँ। cos² से डिवाइड करना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये x के साथ में secant² आ जाएगा, secant² y अलॉन्ग विथ dy/dx, उसके साथ में आपको माइनस sin 2y, इसको आप क्या कर सकते हो, 2 sin y cos y करके पहले ओपन करके लिख सकते हो, और इसके नीचे भी कितना आ जाएगा आपका cos² y आ जाएगा। एंड अब राइट हैंड साइड में जो बचा है दैट इज स्टिल ओके, जिस x³ के साथ में 2 - x³, राइट। इस पॉइंट पे एक कैंसलेशन डेफिनेटली हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, है ना, किस चीज का,
यहाँ पे एक cos y का कैंसिलेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वी विल गेट बेसिकली tan y एट दिस पॉइंट, tan y। tan y को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, उसके साथ साथ ये जो x है इसको भी नीचे लेके जाना चाहेंगे, तो कितना हो जाएगा secant square y dy by dx एंड उसके साथ में -2/x, इसके साथ में आ गया है tan y। डिवाइड कैसे किया है हमने, यहाँ पे x से डिवाइड किया, यहाँ वाला लिख चुके हैं, यहाँ वाला x से डिवाइड करके आपको x स्क्वायर एंड 2 - x क्यूब ऐसा मिल रहा है, राइट। x स्क्वायर के साथ में 2 - x क्यूब। ऑलराइट, सो इफ दिस इज सॉर्टेड, आपको अगर इस बारे में गारंटी है x स्क्वायर के साथ में 2 - x क्यूब, सो अगर आपको यहाँ पर एक गारंटी है कि अच्छा ये वाला जो आपका सिचुएशन है ये हम हैंडल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आगे बढ़ो, नहीं तो दिक्कत है। कैसे हैंडल होता है ये tan y को सब्स्टिट्यूट करके हैंडल होता है। tan y को अगर आप यहाँ पे z सब्स्टिट्यूट करते हैं लेटर से, तो आपका secant square y dy by dx, ये जो पूरा का पूरा एंटिटी है ये dz by dx से रिप्लेस होने लायक बन जाता है। तो ये सेम चीज आपको नजर आ रही है, मतलब हम अगले स्टेप में क्या करना चाहेंगे, अपने पूरे क्वेश्चन को z और x में कन्वर्ट करना चाहेंगे। ये पूरी क्वांटिटी चेंज कर देंगे dz by dx की मदद से, -2/x आपके पास में यहाँ पे है, एंड देन ये आ गया z। सो अब हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट है ऐसा बोल सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट होता है फिर आगे चल के। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx ऐसे कुछ यहां पर आपको बनेगा। देखो ध्यान से, z का जो कोएफिशिएंट है -2/x, उसकी मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट होने वाला है, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस e की पावर में -2 ln x, जहां पे आप अभी -2 को पावर में चढ़ा के ln के अंदर 1/x स्क्वायर, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1/x स्क्वायर बोल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे जो हमारा 1/x स्क्वायर आया काफी इंटरेस्टिंग है। अभी पिछले 2 सवालों में हमें यहाँ पे जो आगे के स्टेप्स इंटीग्रेशन के वाले थे, है ना, उनको सॉल्व करने में थोड़ा समय लग रहा था, कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ रहा था, बट नाउ जब आप लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे है ना, देखो x स्क्वायर पहले से है, तो 1/x स्क्वायर के साथ में काफी अच्छी कैलकुलेशन आपकी बनने वाली है। सो यहाँ पे लेकिन हाँ, और कैलकुलेशन करते समय ये भी ध्यान देना कि इस बार आपको z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, ठीक है ना। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो भी बच गया है वो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी राइट हैंड साइड में बचा था दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां से आपका x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, एंड ये सिंपल सा एक इंटीग्रल आपके पास में अभी बचा हुआ रहने वाला है, राइट। एंड देन वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, है ना, जो हमको यहाँ पे बेसिकली मैनेज करके, है ना, सी वगैरह निकालना है। सो लेट अस डू दैट एज वेल। z अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 2x, राइट, 2x, एंड उसके साथ में यहाँ पे x की पावर 4/4 एंड प्लस c। x स्क्वायर उस तरफ आप यहाँ पे भेज सकते हैं, एंड z के साथ में आपको रिप्लेसमेंट क्या करना है, z का रिप्लेसमेंट आपको tan y के साथ में करना है, ठीक है ना। सो व्हाट वी हैव नाउ इज कि यार tan y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया है कितना 2x माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड प्लस c, ऐसा ये बन गया है। सो c फाइंड करने का यहां पर समय आ चुका है, c फाइंड करते हैं। 2 डाल के 0 आना चाहिए इज व्हाट दिस से, 2 डाल के 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा y की वैल्यू 0 डाल के, यहाँ पे 2 डाल के कितना हो रहा है 4, माइनस यहाँ पे भी 2 डाल के कितना हो जाएगा आपके उसमें 16/4 मतलब 4, तो c का वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। लुक्स प्रीटी नाइस, c का वैल्यू 0 हो गया। c का वैल्यू अगर आपका 0 हुआ है तो अब यहाँ पे आपको tan ऑफ y1 निकालना है, मतलब tan y निकालना है जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो उस पॉइंट पे tan y कितना है ऐसा हमें निकालना है। तो बस हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि tan y ही तो बनेगा सबसे पहले। सो x की वैल्यू अगर मैं 1 इनपुट में डाल रहा हूं तो ये tan y अपॉन 1 स्क्वायर बना है। राइट हैंड साइड में आपके पास में 1 डाल के 2 माइनस 1/4 आया है, राइट। सो tan y का वैल्यू यहां से आ गया है, कंफर्म हो जाता है आपका कितना 7/4 के बराबर। 7/4 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द डिस्कशंस जो ऑलरेडी क्लास में होते हैं, ठीक है ना। कुछ अलग सा यहाँ पर जो है टेस्ट नहीं किया गया है, आपको यहाँ पे ना परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है, राइट। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,15 देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट। सो नाउ एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन्होंने कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा है, और कनेक्टेड क्वेश्चन जैसे ही पूछा है वैसे ही थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे आपका फॉर श्योर बढ़ेगा, क्योंकि इसके पहले आपसे जैसे क्या पूछा गया था
कि आपका इसमें एग्जैक्ट फंक्शन आ गया, सी वगैरह फाइंड कर लिया आपने, एग्जैक्ट फंक्शन पता चल गया। अब बोले कि 1 डाल के क्या आएगा। अब 1 डाल के क्या आएगा निकालना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था, एकदम से 2 स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट के बाद में सी कैलकुलेशन करना है, सी कैलकुलेट करने के बाद में एक एग्जैक्ट फंक्शन जो आपके सामने आएगा, है ना, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा का भी आपको डिस्कशन करना होगा, राइट। लेकिन सवाल में कितना समय लग रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो इंटीग्रेशन वाला टाइम कितना लेगा आपको, ठीक है ना। देखते हैं चलो। तो यहाँ पे आपके उसमें x² - 4 से डिवीजन हो जाए, ये वाला टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दें। कुछ चीज़ें काफ़ी आसान है नोटिस करना। इसको राइट हैंड साइड में भेजते हैं, माइनस साइन आएगा आपका, और इससे डिवीजन भी मैं करने वाला हूँ। सो ये जो y' है इसको dy/dx लिख रहा हूँ, dy/dx आ गया, उसके साथ में -2x अपॉन x² - 4 आया है। इनफैक्ट इसको भी ऐसा लिख लेते हैं, प्लस करके माइनस अंदर भेज देते हैं, सो लुक्स बेटर, ठीक है ना, कि ये हमारा फंक्शन है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में काम आने वाला है। सो दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फंक्शन इंटू y, यहां तक की कहानी सेट हो गई। इसको राइट हैंड साइड में भेजना है, सो ये -2x इंटू, इसको भी स्क्वायर के अंदर है ना, स्क्वायर के अंदर आप इसको आगे पीछे करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर चुका हूं। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे डिवीजन में x² - 4 आने वाला है, ठीक है ना। सो लेट अस नॉट बी कंफ्यूजिंग द टर्म्स, है ना। आप यहाँ पे कैंसिलेशन करवाने के लिए इजीली पहले x² - 4 अंदर स्क्वायर के बनवा लो, ताकि कैंसिलेशन डायरेक्टली आप कर पाओ, राइट। अब काम है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन x² - 4। एंड नाउ दिस इज प्रीटी इजी, क्योंकि अगर आप माइनस साइन बाहर निकालते हैं तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x एग्जैक्टली ऊपर अवेलेबल है। मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आपके यहाँ पे आंसर आएगा। ये माइनस साइन अगर पावर में जाती है तो e की पावर में ln के अंदर रेसिप्रोकल हो गया है x² - 4 का, एंड दैट्स व्हाई द सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर अल्टीमेटली बिकम्स 1 अपॉन x² - 4। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर फिर से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में क्या बचने वाला है। राइट हैंड साइड में आपके इसमें x² - 4 बचने वाला है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके वो भी कट जाएगा, मतलब आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे मेन वेरिएबल क्या है हमारा, y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो भी राइट हैंड साइड में बचा हुआ था वो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। सो आपका यहाँ पे ये कैंसिल होने वाला है, और कैंसिल करने के बाद में एक सिंपल सा इंटीग्रल आपका यहाँ पे बन जाएगा x² के साथ में, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो y अपॉन x² - 4 इज व्हाट वी हैव ऑन द LHS। राइट हैंड साइड में -x² बनेगा इंटीग्रेट करके, और एक कांस्टेंट c आप अलग से मान सकते हैं। मतलब y का जो यहाँ पर वैल्यू आपका निकल कर आ रहा है, दैट कैन बी रिटन एज x² - 4 इंटू c - x²। ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बेसिकली y का फाइनल एक्सप्रेशन आया है। बट हाँ, और क्या फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे बेसिकली c का वैल्यू फाइंड करने के लिए डेटा डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट अस मूव ऑन टू दैट डिस्कशन, जहां पे हम अपना अब c फाइंड करेंगे। क्या दिया इन्होंने डेटा यहाँ पे, 3,15 से पास हो रहा है ये। कहां से पास हो रहा है, 3,15, ठीक है ना। सो 3,15 इनपुट में डालते हैं, एंड 15 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 3 यहां पे डालूंगा तो ये हो जाएगा 9 - 4। 3 अगर यहां पे डालूंगा तो हो जाएगा c - 9। तो ये क्या है, 15 के साथ में आपका राइट हैंड साइड में 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो c - 9 आपका कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो c का वैल्यू मतलब आपका 12 होना चाहिए। c का वैल्यू भी अल्टीमेटली हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पे आके आइडियली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सी मेहनत और करवाई। देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कितनी है। देयरफॉर fx जो आपका यहाँ पर बना है वो कितना है, fx आपका यहाँ पर बन गया है x² - 4 इंटू 12 - x²। सो मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके इसमें 2x के साथ में 12 - x² बन रहा है, एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे -2x जो डिफरेंशिएशन है उसके साथ में x² - 4 आ रहा है। अगर आप यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपको 12 - x² प्लस 4 मिलेगा, विच इज गोइंग टू गिव अस 2x के साथ में यहाँ पे 16 - 2x²। सो -2 फर्दर कॉमन निकालता हूं मैं, ताकि बाहर -4 हो जाएगा। -2 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे x² - 8 आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत क्लियरली हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले हैं, मिलना भी चाहिए थे, क्योंकि आपका यहाँ पर इनिशियली 4th डिग्री का इक्वेशन था। सो डेरिवेटिव लेने पे 3rd डिग्री का क्रिटिकल पॉइंट्स 3 हमारे पास में बनने वाले थे, राइट। सो वंस वी हैव दिस आइडिया कि ओके
दीज आर आवर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैसे पहले भी लोकेट कर सकते हैं, -2√2 0 एंड देन 2√2, राइट। ऐसा आपका यहाँ पर क्या बना है, ऐसा आपका यहाँ पे बेसिकली वेवी कर्व बना है। वेवी कर्व में लेकिन मार्क करते समय ध्यान देना, ठीक है ना, माइनस क्योंकि यहाँ पे इनिशियली मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट मोस्ट में माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपके यहाँ पर ये ट्रांजिशन होने वाला है। एक ग्राफ का अगर आप आइडिया लेना चाहते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो नीचे आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, एंड देन वापस नेगेटिव डेरिवेटिव इसलिए नीचे आ रहा है, राइट। और आपको कमेंट किस पे करना है, आपको यहाँ पर लोकल मैक्सिमा पे कमेंट करना है। मिनिमा पे करना होता तो 0 डाल के जो भी आता वही आपका आंसर बन जाता मिनिमा का। मैक्सिमा के लिए अब -2√2 एंड 2√2 दोनों वर्क करेंगे। -2√2 2√2 पे लेकिन आपकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि आपका फंक्शन इवन है, ध्यान से देखो आपका इवन फंक्शन है ना, -2√2 + 2√2 डाल के फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे जो भी डालो है ना, आपके यहाँ पे मैक्सिमा दोनों ही पॉइंट्स पे वैल्यू सेम क्रिएट करेगा। सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज लेट अस से 2√2, ठीक है ना। सो 2√2 भी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 - 4, तो ये भी 4 वो भी 4, 16 यहाँ पे फिर आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनना चाहिए। इज दैट फाइन? 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, सो नथिंग डिफिकल्ट एज सच, बट स्टिल इट हैड सम फॉलो अप क्वेश्चन टू इट। ऐसे ही यहाँ पर सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। यहाँ पर दिया है आपके पास में कोई एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ आ रही है कि इफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन द वैल्यू ऑफ f(2 - f(3) ये आपको निकाल के बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है, जो हम यहाँ पे इसके पहले भी एक सवाल देखा था उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेबनीज लगेगा, राइट, जिस वजह से आप इसको डायरेक्टली 6 टाइम्स ऑफ fx बोल सकते हो, 6 टाइम्स ऑफ fx, राइट। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल की मदद से 3fx एंड देन 3x f' मिलेगा, एंड आगे अगर आप देखते हैं तो 3x² भी मिलने वाला है। एक डिफरेंशिएशन का स्टेप हमने यहाँ पे जब कंप्लीट किया, अब हमारे पास क्या क्या बचा है उस चीज को नोटिस करते हैं। इफ आई टेक दिस ऑन द अदर साइड एज वेल, तो क्या क्या है मेरे पास में, 3x f' है, इस टर्म को आगे लिख लिया, फिर -3 टाइम्स ऑफ fx है, एंड ये वाली टर्म यहाँ पे ठीक नहीं लग रही, इसको दूसरी तरफ भेज के -3x² करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, एक चीज ये सभी बच्चे नोटिस कर पा रहे होंगे, 3 कैंसिल हो रहा है तो करवा देते हैं, देखो। एंड देन एक चीज और मुझे जो पसंद है वो मैं कर लेता हूं, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे y = fx जब मानता हूं तो मुझे dy/dx अपीयर होते हुए नजर आता है इन प्लेस ऑफ f', ठीक है ना। ये देखने से ज्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। लेट अस मेक दिस चेंज कि x के साथ में यहां पर आपको लिखना है dy/dx रादर देन f', ठीक है। उसके बाद में यहां पे आ रहा है आपका fx विच इज बेसिकली y, एंड उसके साथ में -x² इज व्हाट वी हैव। x से यहां पे डिवाइड कर दो और फिर बचा हुआ कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करो, राइट। अगर मैं यहां पे डिवीजन कर रहा हूं, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में dy/dx है, उसके साथ में -1/x इंटू y है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव -x ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। वंस दिस इज फिक्स तो आप यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर काफी इजीली निकाल सकते हो -1/x की मदद से, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, राइट, मतलब e की पावर में माइनस ऑफ ln x, माइनस ऊपर ले जाके आप यहाँ पे 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख पा रहे हैं। 1/x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। अगर ये आपका फिक्स हो जाता है तो आप यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आने वाला है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ बचा था दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आपका -x बचा था, -x इंटू 1/x, तो ये तो आपका पूरी तरह से कैंसिलेशन होने के बाद में -x बस आने वाला है। इफ दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड तो आप यहाँ पे अभी बताओ, है ना, कि कैलकुलेशन कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि y/x इज इक्वल टू -x + c, राइट। और आपको यहां पे डेटा क्या दिया है, डेटा कुछ दिया है क्या, डेटा नहीं दिया। अगेन दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, याद है कि अगर आपको यहां पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वहां से बहुत केयरफुली अपना डेटा कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है ना। क्या करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, मैं इस इक्वेशन में बेसिकली x की जगह 1 लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 बनेगी, इस बात की गारंटी है।
राइट हैंड साइड में क्या क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में आपका 1 लेने पे 3f(x) बन रहा है, 3f(1) बन रहा है। यहां पे आपके पास में -3 बनेगा, मतलब f(1) 1 है। ये चीज यहां से हम डिकोड कर पा रहे हैं, जिसको आगे यूज कर सकते हैं। f(1) 1 है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 1,1 मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो 1,1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में -1 प्लस c, तो c का वैल्यू आपका एक्चुअली 2 के बराबर है। मतलब अगर आप y की वैल्यू देखते हैं तो ये x इंटू 2 - x के बराबर है एज योर फाइनल कर्व का वैल्यू। y इज इक्वल टू x इंटू 2 - x, राइट। सो आप यहाँ पे निकालना क्या चाहते हैं, f(2 - f(3) निकालना चाहते हैं, तो लास्ट फ्यू स्टेप्स रिमेनिंग कर लो। यहाँ पे f(2) का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्लियरली। f(3) का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 मतलब -3 हो जाएगा। और इनका क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। सो f(2 - f(3) दिस बिकम्स इक्वल टू +3। सो 3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। डन। चलिए और क्या है, ये वाला भी सवाल है। ये भी पैटर्न लेकिन अब इतनी बार आ चुका है, जेई मेन में भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, कि बच्चों को जब भी एग्जाम में दिखा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि एकदम से उनको डर लगा होगा इस सवाल को देख के। डर क्योंकि हमें वैसे अननोन चीज़ों का ही लगता है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उस चीज़ का डर हमें ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। सो इस रीज़न से मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ पे डर नहीं लगा होगा। पिछले 2-3 सालों में कई बार इस तरह के पैटर्न्स क्योंकि ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, राइट। एंड अगेन आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो एंड सी द PYQs रिलेटेड टू दिस पैटर्न एज वेल। कहाँ मिलेंगे, मार्क्स ऐप के ऊपर आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ पे जाके फिल्टर डाल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन डालोगे है ना, तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे पास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी सारे। एंड यू शुड नोटिस कि अच्छा ये रिलेटिवली ईजी ही है, इससे भी बड़े बड़े एक्सप्रेशन क्योंकि पहले आपसे पूछे जा चुके हैं। तो PYQs की प्रैक्टिस जो अच्छे से करते हैं उनके लिए कोई भी सवाल यहाँ पे आज के लेक्चर में वैसे जो देखने के लिए मिल रहा है डिफिकल्ट तो उनको नहीं लगना चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये कोई तो लिमिट यहाँ पे हम सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं और ये देख पा रहे हैं कि इसका आंसर 3 है, तो नोटिस करते से हमें पता चलता है कि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है क्या, ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप t की जगह x डालना चाहोगे। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल t है, इस बारे में ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है ना, वेरिएबल आपका t है। सो 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करके आपके पास में एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। 0/0 फॉर्मेट मतलब अच्छे से सॉल्व हो रहा है, और 0/0 फॉर्मेट अगर अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे LH रूल अप्लाई करना सबसे बेस्ट आइडिया होता है। LH रूल अप्लाई करते हैं 0/0 फॉर्मेट में। सो डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट में x लिखने की इतनी आदत है, t टेंडिंग टू x, ठीक है ना। तो यहां पे हमें डिफरेंशिएट कर रहा हूं ऊपर और नीचे। सो t वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है, x वाला टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जैसा है मतलब, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे जो है t का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, उसके साथ में y को भी हाथ नहीं लगाना है, उसके साथ में माइनस यहाँ पे x² को हाथ नहीं लगाना है, ये आपका y' बनेगा डिफरेंशिएशन के बाद में। और डिनोमिनेटर में आपके इसमें कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आपके इसमें यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। ये सारी गलतियां ना करें, x को डिफरेंशिएट मत कर देना। सो अब अगर मैं यहाँ पे x इनपुट में डाल रहा हूं t के प्लेस में, तो ये tx yx एंड उसके साथ में -x² y' इक्वल टू -3 आ रहा है, -1 को उस तरफ भेज देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा मतलब। एंड नाउ व्हाट अगेन आई वांट टू डू है ना, मैं यहाँ पे सिंपली y लिखना चाहता हूँ इसके प्लेस में, और इसके प्लेस में अगर मैं y लिखना चाहता हूँ तो ये जो है ये आपका dy/dx से मैं रिप्लेस करना चाहूँगा, ठीक है ना। ये हमारा अरेंजमेंट यूजुअल क्रिएट हो जाएगा, सो देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो व्हाट कैन बी डन नाउ, 2xy यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ में -x² dy/dx लिखा हुआ है, एंड उसके साथ में -3 लिखा हुआ है। सो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ताकि यहां पर ये इस तरफ लिखा जा पाए। तो ये x² dy/dx इस तरफ आ गया, -2xy यहां चला गया, राइट हैंड साइड में 3 आ गया, x² से डिवाइड कर दो। सो dy/dx के साथ में -2/x बन गया y के साथ में, और राइट हैंड साइड में 3/x² आ गया, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से कैलकुलेट करवा रहे हैं, चलो करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आ जाएगा आपका, e की पावर में इंटीग्रेशन में -2/x, व्हाट इज दैट गिविंग अस, e की पावर में -2 ln x, विच इज बेसिकली -2 ऊपर जाके 1/x²। तो 1/x² इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वंस दिस इज फिक्स्ड, तो हम यहां पर वापस इंटीग्रेशन को रिज्यूम कर सकते हैं सॉल्व करना। इंटीग्रेशन अगर मैं रिज्यूम करूंगा तो मेरे पास में सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो y इंटू है ना, ये वाला जो आपका लोकेशन है ये मेन वेरिएबल का है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के जस्ट ऊपर वाला जो स्टेप होता है वहां से आपको जो मेन वेरिएबल है पता चलता है, ठीक है ना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
राइट हैंड साइड में जो भी कुछ बचा हुआ था वो उठा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/x² बचा हुआ था, दैट इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस बार कैंसिलेशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, y/x² है ना, 3 के साथ में x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन x⁻³ बनेगा एंड प्लस c। सो यहाँ से 3 कैंसिल करवा सकते हैं, y/x² कितना हो जाएगा ये, माइनस तो तब भी बचेगा -1/x³ एंड प्लस c आ रहा है। सो अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट बिकम्स -1/x + cx²। ये आपका क्या बना है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन y के लिए बना है। c का वैल्यू फिर से निकालना टारगेट है, ठीक है। अगर आपको बार बार क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कि सर यही तो क्वेश्चन हम कब से करते आ रहे हैं, है ना, कुछ और नहीं है क्या, मतलब आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हो चुकी है, ठीक है ना, उस पॉइंट पे आप टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अब आपको हर चीज देखी हुई सी लग रही है, राइट, विच आई फील इज हैपनिंग, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार वही तो कर रहे हैं, राइट। y1 2 है ना, मतलब यहाँ पे 1 डाल के 2 आता है, यहीं पे कर लेंगे, 1 डाल के 2 आता है, राइट। सो ओवरऑल आपका जो 2 बना है यहाँ पे y का वैल्यू जो आपने 2 बनाया है बेसिकली -1 एंड प्लस c के साथ में बनाया है, तो c का वैल्यू मतलब आपका 3 के बराबर निकला है, ठीक है। c का वैल्यू आपका 3 है तो आपको 2 टाइम्स ऑफ y2 निकाल के बताना है। सो y निकालते हैं, है ना, जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 पे y कितना है ये निकालते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ y2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू आ रहा है -1/2 आ गया, ठीक है ना, एंड देन वहां पे c की जगह कितना है 3, एंड 3 के साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1/4 लेके आ रहे हैं, राइट। सो हाउ मच इज दैट गिविंग अस, ओहो हमने यहाँ पर क्या डाला है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाली है क्या, ओह नहीं, x की वैल्यू हम 2 डालना चाहते हैं, राइट, एंड y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। 2 अगर मैंने यहाँ पे इनपुट में डाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आएगा ऊपर, अच्छा 2 ही डालिए ना वैल्यू, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 12, है ना, एंड 12 के साथ में 24 एंड 23/2, तो 2y जो आपको निकालना है वो आपका 23 के बराबर मतलब यहाँ पर बचने वाला है, ठीक है। सो ये है आपके यहाँ पे सवाल, एंड विद दैट आई गेस वी आर डन एज वेल, पता भी नहीं चला, ठीक है ना, करते जा रहे हैं यहाँ पर इजी यहाँ पर जो है आपके हर एक सवाल सॉल्व होते जा रहा है। एक सवाल में डेफिनेटली यहाँ पर बीच में कुछ हिकअप हुआ था, जहाँ पे कुछ तो tan इनवर्स का रिप्लेसमेंट करते समय या कुछ साइन का रिप्लेसमेंट करते समय मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था, उसमें 2-1 मिनट हमारे एक्स्ट्रा गए हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे किसी भी सवाल में बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगा है, एंड समझने में तो बिल्कुल भी यहाँ पर समय नहीं लगा है। जैसे हम यूजुअल क्वेश्चंस करते आए हैं वैसा ही सवाल बेसिकली आप करके अपने 4 नंबर एग्जाम में कमा पा रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे मैं यहाँ पे हर बार बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ तो यही कहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सरप्राइजिंग चीज़ें ऐड करना काफ़ी मुश्किल है, राइट। सो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा चैप्टर तो डेफिनेटली अच्छे से रेडी करना चाहिए। इसके अंदर 3-4 ही तो फॉर्मेट्स हैं, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, राइट। एंड विद दिस आई गेस आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में रेडी है या नहीं है तो क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। सो पढ़ाई करते रहें, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाई करें, एंड इस तरह के एनालिसिस एंड डिस्कशन हम आपके साथ में करते रहेंगे, सो दैट आपका पेपर यहाँ पे बेहतर से बेहतर जाए, एंड पेपर फोड़ना है ना, दैट इज द टारगेट। सो बिना डरे, लेकिन उसके लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा, बिना डीमोटिवेट हुए आपको यहाँ पे दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि इतने कम समय में, है ना, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो यार इतना बेहतर रिटर्न वाला कोई भी टास्क आपको करने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। 1 आध महीने की मेहनत है ना, वो अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो सो यू विल बी इन अ वेरी गुड कॉलेज, एंड पूरी जो लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है वो यहाँ पर आपकी चेंज हो जाती है, राइट। नॉट दैट इट इज़ एवरीथिंग, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो अगर आप ये बहुत कम एफर्ट के साथ में एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं तो वो एफर्ट लगाने के लिए आपने यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। दिन रात एक करना पड़ रहा है तो अभी के लिए कर दो, 1 महीने में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 1 महीने में थोड़ी सी कम नींद भी अगर है तो एकदम से कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेनिंग नहीं होने वाला है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, एंड विद दैट लेट अस एंड अवर डिस्कशन टुडे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।